अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 हमारा कंटिन्यू है केमिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। आज की वीडियो में इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। ये हम देखेंगे। इसके अलावा हमने एक टॉपिक स्किप किया था, रिलेशनशिप बिटवीन Kc, Kp एंड Kx। उससे भी हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। इजी से टॉपिक है, उसमें ऐसे कोई मुश्किल बात नहीं, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर स्किप कर दिया था। बट आज हम उसको भी देख लेंगे ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब कॉमन आयन इफेक्ट पे आते हैं। देखो, लास्ट टॉपिक जो कि हमने पढ़ा था वहाँ पर भी हमने बात की थी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैसे सॉल्ट होते हैं जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। उनका कुछ अमाउंट डिज़ोल्व हो जाएगा और कुछ अमाउंट डिज़ोल्व नहीं होगा। एक टाइम के बाद वहाँ पर पीपीटी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट होने लगेगा, उसके प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक वक्त के बाद, एक पॉइंट के बाद स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अब डिज़ोल्व नहीं होगा। अगर हमने मज़ीद सॉल्ट ऐड किया, वो क्या फॉर्म कर लेगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, पीपीटी फॉर्म कर लेगा। आज के टॉपिक में भी हम ऐसे ही सॉल्ट पे बात करेंगे, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पे। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा सॉल्ट लेंगे? सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, अब लास्ट हमने जो टॉपिक देखा था वहाँ पर हमने ये देखा था कि हम दो तरह के सॉल्यूशन को मिला रहे थे। कौन सा सॉल्यूशन था? सिल्वर नाइट्रेट था और पोटेशियम क्लोराइड था। तो उनकी कॉम्बिनेशन की वजह से एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो रहा था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में भी हमारे पास एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा? सिल्वर क्लोराइड। जब ये अपने आयन में ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म होगा इससे? सिल्वर आयन Ag+1 और क्लोराइड आयन -1। ठीक है। अच्छा, अब नाम अगर हम इस टॉपिक का देखें, कॉमन आयन इफेक्ट, इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि कॉमन आयन का इफेक्ट क्या होगा? मतलब कि कुछ ऐसे आयन्स होंगे जो कि कॉमन होंगे और फिर उन कॉमन आयन का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? एक कॉमन आयन चाहिए। यहाँ पर हमारे पास स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आ गया जिस पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम अगर एक सॉल्ट जो कि कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, ये डिज़ोल्व हो जाता है पूरा वाटर में। कौन सा सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में क्या चीज़ कॉमन है? एक तरफ हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, दूसरी तरफ हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? क्लोरीन कॉमन है, क्लोराइड आयन कॉमन है। सिल्वर के पास भी क्या है? क्लोराइड आयन है। सोडियम क्लोराइड को भी अगर हम आयनाइज करें तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म होगा? क्लोराइड आयन। तो कॉमन क्या है हमें पता चल गया है, एक आयन कॉमन है। कौन सा आयन? क्लोराइड आयन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो कि सिल्वर क्लोराइड है, जिसकी सॉल्युबिलिटी हमने देखनी है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड जो कि एक कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, उसमें हमने सिल्वर क्लोराइड डाला है और अभी इस टाइम पर इक्विलिब्रियम नहीं आया और ये सिल्वर क्लोराइड कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है वाटर में। यहाँ पर सिल्वर आयन्स फॉर्म हुए हैं और क्लोराइड आयन है। अभी ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व है। यहाँ पर अभी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, कोई पीपीटी फॉर्मेशन नहीं हुई। अब अगर इस सॉल्यूशन में हम सोडियम क्लोराइड डाल दें, सोडियम क्लोराइड क्या है? एक कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है। जब ये जाएगा इस सॉल्यूशन में, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन्स बहुत ज़्यादा हो गए। क्या हो गया? क्लोराइड आयन्स बहुत ज़्यादा हो गए। क्यों बहुत ज़्यादा हो गए? क्योंकि क्लोराइड आयन का दो सोर्स है, एक ये सिल्वर क्लोराइड से भी आ रहा है, दूसरा ये सोडियम क्लोराइड से भी आ रहा है। तो इस वक्त इस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू सिल्वर आयन और सोडियम आयन। क्लोराइड आयन क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। ली शार्टलेयर प्रिंसिपल को रिकॉल करो। अब यहाँ पर क्या हुआ है? प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। ऐसा ही है ना, क्लोराइड आयन ज़्यादा हुआ है मतलब कि प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। अब रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। रिएक्शन कहाँ जा रहा है? बैकवर्ड जा रहा है। अब जो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन्स फॉर्म हो चुके थे इस सॉल्यूशन में, अब ये दोबारा से रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं? सिल्वर क्लोराइड। अब ये क्या फॉर्म कर रहा है? सिल्वर क्लोराइड। तो अब यहाँ पर हमें सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सॉल्यूशन में हमें क्या दिखेगा? पीपीटीज दिखेंगी। किसकी? सिल्वर क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है।
जबकि सिल्वर क्लोराइड क्या है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है, तो ये प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि क्लोराइड आयन ज़्यादा हो गया। क्लोराइड आयन क्यों ज़्यादा हुआ है? हमने एक सॉल्युबल सॉल्ट को डाल दिया है, ऐसा सॉल्युबल सॉल्ट डाला है जिसमें आयन कॉमन हो, ठीक है। यहाँ पर हम कोई से भी सॉल्ट डालेंगे तो ये इफेक्ट नहीं आएगा। हमने कैसा सॉल्ट डालना है? ऐसा सॉल्ट जिसमें आयन्स कॉमन हो, ठीक है। क्लोराइड आयन सिल्वर क्लोराइड में भी है और सोडियम क्लोराइड में भी है, तो आयन्स कॉमन हो गए। तो अब इन कॉमन आयन की वजह से ये इफेक्ट आएगा, तो इसलिए से हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की एडिशन से सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम हो गई है? देखो, जब तक हमने सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड ऐड नहीं किया था उस वक्त तक क्या था, सिल्वर क्लोराइड कम्प्लीटली डिज़ोल्व था, यहाँ पर कोई पीपीटी फॉर्मेशन नहीं हुई थी। लेकिन जब हमने सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया तो क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम हो गई और सिल्वर क्लोराइड ने प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर लिए। तो एक सॉल्युबल सॉल्ट डालने से स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट in a solution by the addition of highly soluble salt with one common ion refers to common ion effect। सेम यही बात डेफिनेशन में भी मेंशन है कि सॉल्युबिलिटी अगर हमने कम करनी हो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को कम करने के लिए हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डाला जाए और ऐसा सॉल्युबल सॉल्ट हो जिसमें कॉमन आयन हो, तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफ़ेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमने बात करनी है रिलेशनशिप बिटवीन के सी, के पी, के एक्स एंड के एन, ठीक है। के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे पहले हम के सी पढ़ चुके हैं। के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, अब ये एक रिएक्शन है, इसके लिए अगर हम के सी की एक्सप्रेशन लिखें तो के सी की एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे सी, और जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है, फिर है डी, कोफिशिएंट पावर बन गया, ये आ गई प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है, ए है और बी है, ठीक है। ये है के सी की एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए। के सी के एक्सप्रेशन में हमने क्या यूज़ किया है, कंसनट्रेशन यूज़ की है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है। ये क्या है, ये एक्टिव मास है। एक्टिव मास क्या होता है, कंसनट्रेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी इस वक्त के सी में क्या यूज़ किया है, कंसनट्रेशन यूज़ की है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ऐसे रिएक्शंस की जहाँ पर गैसेस इन्वॉल्व हैं, गैसेस इन्वॉल्व है, जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हैं, गैसेस हैं, तो वहाँ पर कंसनट्रेशन मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है। गैसेस के केस में कंसनट्रेशन इतने इजीली मेजर नहीं की जा सकती गैसेस की, तो वहाँ पर हम गैस का पार्शियल प्रेशर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मेजर करना तो ईजी है, ठीक है, हम एक मीटर ले आके ईजिली उसको मेजर कर सकते हैं। तो गैसेस के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, पार्शियल प्रेशर। कंसनट्रेशन के बजाय पार्शियल प्रेशर होगा। अब अगर इसी के लिए हम एक्सप्रेशन देखें, इसी रिएक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल ये गैसेस हैं, ए बी सी और डी क्या हैं, ये गैसेस हैं। रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है। तो अब हम यहाँ पर कंसनट्रेशन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो पी से हम डिनोट करेंगे पार्शियल प्रेशर। पी क्या बता रहा है कि ये पार्शियल प्रेशर है। किसका पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट क्या है, सी है, तो पी सी। इससे क्या समझ आ रहा है, पार्शियल प्रेशर है सी का, सी क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये सी प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर है। और जो कोफिशिएंट होता है उसी तरह से ये पावर बन जाएगा, ठीक है। सेकंड रिएक्टेंट क्या है, सॉरी प्रोडक्ट क्या है, डी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डी, कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल डी, पावर बन गया। अब रिएक्टेंट पे आ जाओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए। अच्छा, यहाँ पर कोफिशिएंट है तो पावर बन जाएगा। सेकंड है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बी, कोफिशिएंट है, पावर बन जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को हमने चेंज कर दिया, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं गैसेस की। ये बात किसके लिए हो रही है, गैसेस के लिए। हमने लिख दिया पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम केसी की एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने कंसनट्रेशन को पार्शियल प्रेशर बना दिया। तो अब हम इसका नाम भी चेंज करेंगे। क्या नाम रखेंगे, के पी। सी क्या बता रहा है, कंसनट्रेशन। अब कंसनट्रेशन चेंज हो गई है, पार्शियल प्रेशर आ गया, तो क्या लिख दिया हमने, पी लिख दिया। के क्या बता रहा है, कांस्टेंट है। के क्या बता रहा है, कांस्टेंट है। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट जब कंसनट्रेशन यूज़ होगी। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट जब पार्शियल प्रेशर यूज़ होगा, ठीक है। और गैसेस के केस में
डिफाइन कैसे करेंगे Kp को? उसी तरह से करेंगे जैसे कि हमने Kc को किया था। Kc क्या था? रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Kp को कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट गैसेस टू पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैसेस। Kp क्या है? रेशियो है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट गैसेस का टू पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैसेस का। अच्छा, अभी हमने देखा कंसनट्रेशन के रिस्पेक्ट से और पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट से। अब अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो, ठीक है, हम क्या यूज़ कर रहे हो एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ मोल्स, तो उसके लिए भी एक्सप्रेशन हम अलग बनाएंगे। बात सेम होगी बट लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। कंसनट्रेशन की जगह पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स। तो लिखते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सी, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कोफिशिएंट वैसे ही आ गया। फिर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर 2 डी, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ डी, ये इसका कोफिशिएंट आ गया। फिर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, ये इसका कोफिशिएंट आ गया। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, ये इसका आ गया कोफिशिएंट, मतलब पावर बन गई, ठीक है। अब क्योंकि हमने एक्सप्रेशन चेंज कर दी है तो इसका नाम भी डिफरेंट होगा। इसका नाम क्या होगा? के एन। एन क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर यूज़ हुए। इसी तरह से जब हमें मोल फ्रैक्शन दिया होगा, मोल फ्रैक्शन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, सॉल्यूशन का चैप्टर है उसमें है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो अब जब बात होगी मोल फ्रैक्शन की, जब हमें यूज़ करना होगा मोल फ्रैक्शन, जब हम मोल फ्रैक्शन लेंगे तो फिर एक्सप्रेशन भी हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्रोडक्ट, कोफिशिएंट पावर बन गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ डी प्रोडक्ट, कोफिशिएंट पावर बन गया। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रिएक्टेंट, पावर इसकी बन गया कोफिशिएंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पावर इसकी बन गया कोफिशिएंट। इसका नाम भी क्या होगा? चेंज होगा। क्या नाम होगा? के एक्स। एक्स क्या बता रहा है कि अब मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। यहाँ पर तमाम के कांस्टेंट हैं और जो इनके सब्सक्रिप्शन में लिखा है लेटर, वो हमें बता रहा है कि इस एक्सप्रेशन में हमने क्या यूज़ किया है। कंसनट्रेशन यूज़ की है, पार्शियल प्रेशर यूज़ किया, नंबर ऑफ़ मोल्स यूज़ किए हैं और मोल फ्रैक्शन यूज़ किया है। नो, अभी हमने बात की कि Kc क्या है, Kp क्या है, Kx और Kn हैं क्या। अब हम इनके दरमियान का रिलेशन देखेंगे कि Kp और Kc में क्या रिलेशन है, फिर Kp और Kx में क्या रिलेशन है, और फिर Kp और Kn में क्या रिलेशन है। एक ऐसी एक्सप्रेशन होगी जो कि हमें इसका रिलेशन बताएगी, ठीक है। तो Kp और Kc के अगर हम रिलेशन देखें तो Kp इज़ इक्वल्स टू Kc RT del n। ये इक्वेशन हमें रिलेशनशिप बता रही है बिटवीन Kp एंड Kc। यहाँ पर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और डेल्टा n क्या है? मोल का डिफरेंस है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। इससे सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब Kp और Kc की हमने बात कर ली, अब Kp और Kn में बात करते हैं। Kn P/n डेल्टा n, ये इसकी एक्सप्रेशन है। Kp और Kx में क्या रिलेशन है? Kp इज इक्वल्स टू Kx P और डेल्टा n। P यहाँ पर प्रेशर है। अच्छा, अभी जो इक्वेशंस हैं इनकी हमें कोई डिटेल नहीं दी हुई बुक में, डायरेक्ट ये रिलेशन लिखा हुआ है, डायरेक्ट ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं और इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बुक में गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशंस लिखी हैं, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी हुई इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आगे काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं डिस्कस करने के लिए। तो जो चीज़ें हमें नहीं पढ़ना, जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, उस पर टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं हम उसको देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, बल्कि चैप्टर कंप्लीट होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का। और अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 और साथ ही साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं हम वो भी करते रहेंगे।